वेलकम दोस्तों, आप लोगों का HTM के जॉब्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो बात करने वाले हैं, आज अपन बात करने वाले हैं करंट अफेयर। जो मार्च का जो करंट अफेयर है उसके प्रश्न, संभावित प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं कि मार्च के अंदर जो मार्च का जो था उसके अंदर कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, SSC, रेलवे या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की आप तैयारी करो, सभी कंपटीशन के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखते हैं अपन कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप जो है इस PDF को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। बात करते हैं यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि 35वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान करने की घोषणा की है। तो 35वां सरस्वती सम्मान, तो 35वां सरस्वती सम्मान है राम कुमार जो है मुखोपाध्याय, राम कुमार मुखोपाध्याय। प्रख्यात बंगाली साहित्यकार राम कुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए यह सम्मान मिलेगा। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। इसमें पुरस्कार स्वरूप 15 लाख की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका प्रदान की जाती है। यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों में से एक माना जाता है। मुखोपाध्याय के इस उपन्यास को 2020 में प्रकाशित उनकी एक चर्चित कृति माना गया है। तो यह प्रश्न आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहां पर क्या होगा, राम कुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिलायंस फाउंडेशन की नीता अंबानी ने को मार्च 2026 में किस सम्मान से नवाजा गया है। पद्म विभूषण, संगीत कला, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और एबल प्राइज। तो यहाँ पर किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से उनको नवाजा गया है। नीता अंबानी को शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण और उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। 16 मार्च 2026 को भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट, कहाँ के ये, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ध्यान रखना किसका है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से किए गए सामाजिक कार्य हेतु दिया गया है। यह पुरस्कार मानवतावादी कार्यों के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान रखने वाला रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाई। तो ये उसके लिए दिया गया। तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम के लिए। जितने भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं आप लोगों को, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे वर्ष 2025 को साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी अंग्रेजी वाला, ठीक है, यहाँ पर हिंदी वाला नहीं है, यहाँ पर अंग्रेजी वाला किसे दिया गया। तो यहाँ पर विलियस डेरी सिंपल, नवतेज सराना, ममता कालिया, जो है आर वेरामुथु। तो यहाँ पर नवजोत सराना, किसको दिया गया, ये नवजोत सराना को ये दिया गया। यहाँ पर पूर्व राजनीतिक नवजोत सराना को उनके उपन्यास क्रिश्चियन स्प्रिंग के लिए यह सम्मान मिलेगा। यह उपन्यास, ठीक है, यह उपन्यास किसके लिए यह उपन्यास सम्मान मिलेगा। यह उपन्यास जलियांवाला बाग नरसंहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आधारित है। साहित्य अकादमी ने 2025 में कुल 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा की है। नवतेज सराना के लेखक में ऐतिहासिक घटनाओं का गहरा विश्लेषण देखने को मिलता है। इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना को उजागर किया गया है। तो यहाँ पर नवजेत सराना, ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर मार्च 2026 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एलुमिनी अवार्ड मिला है।
रघुराम राजन, कृष्णमूर्ति, वी सुब्रमण्यन, अमिताभ कांत, अरिजीत पटेल। यहाँ पर पूछा है मार्च 2026 में किस अर्थशास्त्री को, तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यन ने। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार को पेशेवर उपलब्धि के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। 85 वर्षों में इतिहास का ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय, ठीक है, पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। उन्हें कोविड-19 के दौरान भारत की वी आकार की रिकवरी रणनीति बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा वैश्विक स्तर पर सफल पूर्व छात्रों को दिया जाता है। इसकी उपलब्धि ने वैश्विक पटल पर भारतीय अर्थशास्त्रियों के प्रभाव को मजबूत किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। ठीक है, सम्मान पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। दोस्तों ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए करंट अफेयर के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर क्या है, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया जाएगा? विनोद कुमार शुक्ला, आर वेरामुथु, गुलजार, दामोदर मोजो। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार ये पूछा गया ज्ञानपीठ, तो ये आर वेरामुथु को, किसको किया जाएगा? आर वेरामुथु को। प्रसिद्ध तमिल कवि आर वेरामुथु को भारतीय सर्वोच्च साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक बनने। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख की राशि और वाग देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। उनसे पहले 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया था। वेरामुथु और उनकी कालियजी रचनाओं और तमिल साहित्य में योगदान हेतु सम्मान मिलता है। ये सरकारी योजनाओं की पहल है। ठीक है, सरकारी योजनाओं की पहले, ये करंट अफेयर है, जो है मार्च का करंट अफेयर है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे अपन। देखो जितने भी मैं प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर बात करेंगे, यहां पर प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया है, दिल्ली सरकार द्वारा नवजात शिशु को, ये तो आप लोगों को पूछा जा सकता है, नवजात शिशुओं की 56 मुफ्त जांच के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? 56 मुफ्त जांच के लिए कौन सी सुरक्षा योजना शुरू की गई है? बाल सुरक्षा, अनमोल, शिशु कवच, जननी ज्योति। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? अनमोल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट 2026-2027 में अनमोल योजना की घोषणा की गई है। इसका पूर्ण रूप से एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग ऑपरेशनल केयर, है ना, पूर्ण रूप से क्या? एडवांस न्यूबॉर्न ऑपरेशनल केयर। ठीक है, इसमें नवजात के खून की एक बूंद से 56 प्रकार के आनुवंशिक बीमारियों की मुफ्त जांच होगी। सरकार के इस पहल के लिए 25 करोड़ का प्रारंभिक बजट आवंटित किया गया। इसका उद्देश्य नवजात बीमारियों की समय पर पहचान कर बच्चों की मृत्यु को कम करना है, यानी कि जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। यानी कि इसमें जो है ये कौन सी है? अनमोल। ठीक है, जो है अनमोल, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की 33,660 करोड़ की योजना का नाम क्या है? उदय योजना, भव्य योजना, समर्थन योजना, प्रगति मिशन। तो इसका नाम है भव्य योजना। भारत सरकार औद्योगिक विकास योजना भव्य को विनिर्माण के क्षेत्र में सशक्तिकरण हेतु मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश भर में 100 से अधिक प्लग एंड प्ले यानी इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। इस योजना में उद्योगों की बुनियादी ढांचा प्रदान करने और निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित होगा। इसका कार्यान्वयन डीपीआईआईटी के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम द्वारा होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और औद्योगिक निर्यात को बढ़ावा देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रश्न भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, यहां पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। देखो जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इम्मा परिवार जीवन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई। तेलंगाना सरकार 2 जून 2026
से इस सामाजिक कल्याण योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त जीवन बीमा, है ना, 5 लाख, जो कि भारत सरकार के आयुष्मान है ना, आयुष्मान, आयुष्मान, है ना, वैसे ही है ये। ठीक है, कौन सी ये, इम्मा परिवार, ध्यान रखना, मुफ्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। राज्य के लगभग 1.15 करोड़ परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने का अनुमान है। इस बीमा का पूरा प्रीमियम केंद्र सरकार वहन किया जाएगा, जो इस नागरिकों के लिए मुफ्त बनाता है। योजना परिवार के मुख्य कमाने वाले के निधन की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। ठीक है, जो कोई परिवार का मुख्य सदस्य यदि उसका निधन हो जाता है तो। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव की बात करें, चाहे किसी भी कंपटीशन की अगर बात करें, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए किस देश संस्था के सहयोग से सीकिया क्रांति 2.0 शुरू की है? विश्व बैंक, एशियन एंड डेवलपमेंट बैंक, गूगल बैंक। तो यहाँ पर किसके द्वारा शुरू की गई है? पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो पंजाब सरकार ने, जो पंजाब सरकार है उसने किसके द्वारा शुरू की गई? तो यहाँ पर है वो किससे? तो यहाँ पर है वो विश्व बैंक, ध्यान रखना। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से 3,500 करोड़ का शिक्षा सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों को डिजिटल रूप से सक्षम और आधुनिक बनाना। योजना के तहत छात्रों के लिए डिजिटल करियर मार्गदर्शन और पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह अगले 6 वर्षों तक चलने वाला एक व्यापक और शैक्षणिक बदलाव का कार्यक्रम है। इसमें विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा तथा छात्रों को पहुंचाने वाले पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है किसके? विश्व बैंक की सहायता से। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर। यहां पर क्या, महिलाओं को हवाई सफर में तय किराया प्रदान करने वाली योजना फेयर से फुर्सत किसने शुरू की गई? फेयर से फुर्सत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किंजराप्पू राम मोहन नायडू, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण। तो किंजराप्पू राम मोहन नायडू। ठीक है, यानी क्या है? फेयर से फुर्सत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने यात्रियों की कीमतों में उतार चढ़ाव को राहत देने के लिए इसे लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत एक रूट एक किराया मॉडल लागू किया गया है। इसकी पहली उड़ान मध्य प्रदेश रीवा से रायपुर के बीच संचालित की गई है। यात्री चाहे पहले बुकिंग करें या यात्रा के दिन उन्हें एक समान किराया देना होगा। यह पहल छोटे शहरों के बीच हवाई कनेक्टिविटी को सस्ता और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। मतलब एक रूट और एक किराया, जैसे कहते हैं ना, वन नेशन वन टैक्स, तो जैसे एक रूट का एक किराया। ठीक है, समझ में आया? चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर AQI, है ना, सॉरी AQI की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ठीक है, जो एयर इंडेक्स होती है, 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, लाहौर, लोनी, ढाका। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है वो है लोनी। उत्तर प्रदेश का लोनी शहर वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण के मामले में सबसे पहले स्थान पर है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे प्रदूषित देश के रूप में रिपोर्ट दर्ज किया गया। अगर सबसे प्रदूषित देश के हैं तो वो पाकिस्तान है, में रिपोर्ट में दर्ज किया गया। भारत इस सूची में वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया का 6ठा प्रदूषित देश है। अरे भाई साहब, यहाँ भी दुनिया का सबसे 6ठा प्रदूषित देश कौन है? वो है भारत। हम भी यहाँ पर जो है, हाँ। और यहाँ पर पाकिस्तान कौन सा है? पाकिस्तान पहला देश है, दुनिया का जो है पहला देश है ना। तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। दिल्ली लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है, 7वीं बार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 14% शहर ही WHO की गुणवत्ता के मानकों को पूरा करते हैं। जो दुनिया के जो शहर है, 14% शहरी जो है WHO की गुणवत्ता को मानक को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण है कि जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68%
अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, गय पार्निल। तो यहाँ पर सबसे जो है वो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ध्यान रखना नरेंद्र मोदी। ये पूछा जा सकता है आपसे मॉर्निंग कंसल्टेंट सर्वे के अनुसार। ठीक है, अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने पीएम मोदी के शीर्ष स्थान पर रखा है। 2026 में हुए सर्वे में उन्होंने 68% की उच्चतम अप्रूवल रेटिंग प्राप्त हुई। वे लगातार तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में प्रथम रहे हैं। स्विट्जरलैंड के गए पार्लिसन को 62% रेटिंग के साथ में दूसरे स्थान पर रहे। यह रैंकिंग विभिन्न देशों के नागरिकों की राय के 7 दिनों के औसत पर आधारित है। देखो अमेरिका की जो है एजेंसी ने इसका सर्वे किया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है पहले स्थान पर इसमें जो है विश्व के सबसे पॉपुलर नेता के रूप में जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 100, 116, 126, 147। तो यहाँ पर 116वां स्थान प्राप्त हुआ। 147 देशों की सूची में भारत को खुशहाली के मामले में 116 स्थान पर रखा गया। फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। कौन? फिनलैंड। दोस्तों कौन है? फिनलैंड। अफगानिस्तान इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश है। दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? वो है अफगानिस्तान। ठीक है, और भारत का कौन सा स्थान रहा हैप्पीनेस इंडेक्स में? वो 116 स्थान रहा। रिपोर्ट में जीडीपी और सामाजिक सहयोग और जीवन प्रतीक्षा के कारकों के आधार पर बनाया जाता है। टॉप 3 खुशहाल देशों में फिनलैंड के बाद आइसलैंड और डेनमार्क है। टॉप 3 देश जो खुश है, वहां के लोग खुश हैं, वो है जो है कौन है? वहां के फिनलैंड है ना, और आइसलैंड और डेनमार्क है। बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अरावली की पहाड़ियों की स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेष समिति बनाई गई है? कंचन देवी, सुनीता नारायण, अजय बांगला, भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है कंचन देवी। केंद्र सरकार ने अरावली के 100 मीटर दायरे की परिभाषा विवाद को सुलझाने हेतु 10 सदस्यीय समिति बनाई। पहले अरावली वाला 100 मीटर वाला जो दायरा था ना, 100 मीटर वाला, उसकी उसकी परिभाषा को सुधारने हेतु इसकी अध्यक्षा कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की महानिदेशक है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला में से एक मानी जाती है। समिति का मुख्य कार्य पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलित सुनिश्चित करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट। यहां पर है 15 मार्च 2026 को भारत के किस राज्य को अदरक राजधानी यानी जिंजर कैपिटल घोषित किया गया? असम, मेघालय, मिजोरम और केरल। तो यहां पर है मिजोरम। किसको किया गया? मिजोरम। ठीक है, नीति आयोग के मिजोरम देश को अदरक के बड़े उत्पादक हेतु अदरक की राजधानी घोषित किया गया। राज्य में उत्पादित अदरक अपनी गुणवत्ता, औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह घोषणा राज्य के कृषि उत्पादकों को वैश्विक पहचान दिलाने में मदद करेगी। मिजोरम के किसानों के लिए यह आर्थिक रूप से बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। राज्य सरकार अब अदरक के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगी। ठीक है, यानी कि अदरक राजधानी आप लोगों को कोई पूछे तो कौन है? मिजोरम। ध्यान रखना मिजोरम, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से, प्रश्न जो है एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ना, हर प्रतियोगिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण। नासा का मानव युक्त चंद्र मिशन आर्मेटिस 2 कब लॉन्च किया गया? दिसंबर 2025, अप्रैल 2026, मार्च 2027 और जून 2026। तो अप्रैल 2026 को ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नासा ने 50 साल बाद चंद्रमा पर मानव भेजने के लिए 2 अप्रैल 2026 को तिथि तय की गई है। इस मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री
3 अमेरिकी और 1 कनाडाई शामिल होंगे। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर उतरने की बजाय उसके चारों ओर 10 दिनों तक की यात्रा करेगा। यह मिशन भविष्य में मंगल अभियानों की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। 1972 में अपोलो प्रोग्राम के बाद चंद्रमा के पास जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन होगा। ठीक है, आर्टेमिस 2। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एसएससी, रेलवे, ये किसी की तैयारी कर रहे हो या नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर बात करेंगे अपन, इसरो को मिला स्वदेशी 3D प्रिंटर आकाश 300 किस स्टार्टअप ने बनाया? स्काई रूट, स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन, अग्रिकुल, पिक्सेल स्पेस। तो यहां पर क्या है? स्पेस टाइम 4D सॉल्यूशन। केरल में स्थित स्टार्टअप मार्च 2026 में ये उन्नत 3D प्रिंट इसरो को सौंपा गया। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि LPSC वलिया माला में स्थापित किया गया है। यह प्रिंटर विशेष रूप से अंतरिक्ष उपकरणों के निर्माण के लिए स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य रॉकेट इंजन और अन्य पुर्जों के निर्माण में समय और लागत को बचत करना है। मेक इन इंडिया के तहत यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है, यानी कि यह प्रिंटर जो है किसको दिया गया? इसरो को दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर, देखो ये सारे के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को जो है आप लोग ध्यान रख लेना कि ये प्रश्न एग्जाम के अंदर बिल्कुल आप लोगों को आने वाले हैं। एलन मस्क द्वारा घोषित टेराफॉर्म प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल पर उपग्रह भेजना, AI कंप्यूटिंग क्षमता का बढ़ाना, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाना, रोबोटिक सर्जरी विकसित करना। तो यहाँ पर AI कंप्यूटिंग की क्षमता का बढ़ाना। यह टेस्ला स्पेस XAI संयुक्त सेमीकंडक्टर निर्माण प्रोजेक्ट है। टेक्सास में स्थापित इस प्रोजेक्ट का लगभग 20 से 25 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। इसका लक्ष्य सालाना 1 टेरावाट की AI कंप्यूटिंग क्षमता वाला उत्पन्न करना है। इसमें पृथ्वी के साथ साथ अंतरिक्ष आधारित कंप्यूटिंग केंद्र भी शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य चिप के लिए बाहरी आपूर्तियों पर निर्भरता को कम करना है। एलन मस्क का जो है ये जो है प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में किसकी खोज की है जिसे डार्क ऑक्सीजन कहा जा रहा है? एक नया जीवाणु, बिना प्रकाश में बनने वाली ऑक्सीजन, प्राचीन वनस्पति, एक रेडियो धर्मी पदार्थ। तो बिना प्रकाश में बिना प्रकाश में बनने वाली ऑक्सीजन। ठीक है, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। यह ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश के बिना पॉलीमेटेलिक यानी नोड्यूल्स से यानी इलेक्ट्रोलिसिस से बनती है। इसकी खोज जीवन की उत्पत्ति और गहरे समुद्र में पारिस्थितिकी तंत्र को की समझ बदल दी है। इससे क्लोरियन किलपार्टन जोन नामक अंधकारमय क्षेत्र में पाया गया है। यह खोज दर्शाती है कि ऑक्सीजन उत्पादन के लिए केवल प्रकाश संश्लेषण एकमात्र तरीका नहीं है। जब अपन कहते हैं ना प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनती है, तो अंधेरे में भी ऑक्सीजन बनती है। ठीक है, ध्यान रखना ना, ये एक नई रिसर्च है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का पहला स्वदेशी उभयचर ड्रोन विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? आकाश, अवतार, शक्ति, गरुड़। तो इसका नाम है अवतार। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप एक्वा एयर एक्स ने भारत का पहला उभयचर ड्रोन अवतार बनाया गया है। यह ड्रोन हवा में उड़ने के साथ साथ पानी की सतह पर भी चलने में सक्षम है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियानों में किया जाएगा। रक्षा कार्यों के लिए यह एक बहुआयामी और उन्नत तकनीक का समाधान है। स्वदेशी तकनीक निर्मित होने के कारण यह भारतीय सेना के लिए सामरिक और एक महत्वपूर्ण है, और राज्य है ना, ये एक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, देखो ये जितने भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंपटीशन एग्जाम के अंदर इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत सरकार का कौन सा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित किया गया? भारत सरकार का ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने
समान जो है समान नागरिकता यानी यूसीसी जो है विधेयक पारित किया गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, किसकी बात करें अपन यहाँ पर? गुजरात। तो ये दूसरा राज्य है, ठीक है। गुजरात विधानसभा में 24 मार्च 2026 को समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित किया गया है। उत्तराखंड 2025 के बाद गुजरात ऐसा करने वाला देश का दूसरा राज्य है। इस विधेयक में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी के लिए सभी धर्मों हेतु एक समान कानून है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण को भी कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। यह कदम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के सिद्धांतों पर लागू करने की दिशा में है। जो कहने का मतलब यह है सभी धर्मों के लिए, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के लिए या किसी और दूसरे धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए समान कानून है। किसने बनाया ये? पहला तो पहला किसने बनाया था? पहला बनाया यहाँ पर उत्तराखंड ने और दूसरा गुजरात ने बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्द आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।